एक आदमी ने यह पूरा एजेंडा चला रखा है, वोट चोर। और जिन लोगों को प्रतिकार करना चाहिए उन्हें टिकट की लाइन में लगे हुए हैं, टिकट मिल जाए बस। इतनी राष्ट्र सेवा है कि भाई नहीं नहीं मैं भी राष्ट्र सेवा करूं, भाई मत करो। नहीं नहीं मुझे करनी है आपकी राष्ट्र सेवा, नहीं भाई साहब नहीं करनी है आपको, क्यों हमारे गले पड़े जा रहे हो, जहां हो वहीं काम करो। नहीं उसे टिकट दो कि वो राष्ट्र सेवा करना चाहता है, भाई तू घर की सेवा कर ले अपने। लेकिन ये जबरदस्ती की सेवा हो रही है, इसलिए वो सेलेक्टिव बात बोल रहा है, सेलेक्टिव बात के अलावा बोल ही नहीं रहा। मैं तथ्यों पे किसी बात को चैलेंज करें तो आपका विरोधी अगर थोड़ा सा भी उसके अंदर मैच्योरिटी है, वो ये कहेगा ठीक है साहब इनकी शक्ल मुझे अच्छी नहीं लगती, इनकी भाषा अच्छी नहीं लगती, लेकिन बात तो इन्होंने फैक्ट में बिल्कुल सही कही है। मैं उस तरीके का सनातनी हिंदू पैदा करना चाहता हूं, मैं कुछ नया कुछ नहीं करना चाहता। जब आप इतिहास को पढ़ेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, कोई भी मूर्ख आपको बल आचा के चला जाएगा और आप सिर्फ उसे देखते रहेंगे। जिन लोगों को ये कहना, ये पॉलिटिकल मामले पे इसलिए बोल रहा हूं कि उससे मेरा एजेंडा जुड़ा हुआ है, जो बात मुझे आपको कन्वे करनी है। ये वोट चोर हैं या नहीं है, इसमें अभी साबित होना है, राइट। लेकिन जिनके ये वंशज हैं उनके बारे में बताने के बाद आपका तथ्य मजबूत हो जाएगा। और वो तथ्य यह है कि मार्च 1946 में भारत में कैबिनेट मिशन प्लान आया था, ये सबने पढ़ा होगा। और कैबिनेट मिशन आया और हमारे पिताजी से उन्होंने बात की, क्योंकि वो बाकियों से बात करते नहीं थे। उनको मालूम था पिताजी को दे तो पिताजी लठ लेके शुरू हो जाएंगे। पिताजी से उन्होंने ये सब डॉक्यूमेंटेड है। कोई रामलाल श्यामलाल ने किताब लिख दी है, उसका मैं कहीं रफाला नहीं था। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को पढ़ने में बाल सफेद हुए, ज्यादा उम्र का नहीं हूं मैं, और सफेद हैं तो सफेद ही रहेंगे, काले क्यों करने हैं, क्यों करने हैं? जिनको अच्छा लगना है ऐसे ही अच्छा लगूंगा, जबरदस्ती काले बाल कर लो, क्यों करूं भाई? मेरी शक्ल अच्छी लगती है तो मुझे मत देखो, आंखें बंद करके सुनो। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जब वो कैबिनेट मिशन प्लान आया मार्च में, तो उन्होंने हमारे पिताजी के कान में कहा कि हम शीघ्र ही सत्ता का हस्तांतरण करने वाले हैं। और बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। और उन्होंने कहा ब्रिटिश साम्राज्य का ये मैसेज है कि हम सत्ता का हस्तांतरण करेंगे और हम कांग्रेस को करेंगे, और कांग्रेस में हमारी पहली पसंद जवाहरलाल नेहरू है। ये पिताजी के कान में कह गए, बाकी काम पिताजी को करना था। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये जो ड्रामे है ना, सत्य और अहिंसा, ना सत्य है और ना अहिंसा है, पाखंड है शुद्ध रूप से। मेरा उनसे निजी कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन एक राष्ट्र को इतना बड़ा झूठ फरेब करके कोई जाए, और इसलिए कि वो बहुत महान थे, दुनिया में पूछते। भाई मैंने कहा ना, मैं शब्दों की, भाषा की मर्यादा के साथ उन्हें खोद के जमीन से खड़ा करूंगा और बताऊंगा तुमने क्या किया। आपने कुछ अच्छे काम किए होंगे, मुझे उसमें मतलब नहीं है, जिससे मैं इफेक्टेड हूं मैं उसकी बात कर रहा हूं। उनके जाने के बाद आनन फानन में, यह बात इसलिए आपको बैकग्राउंड बता रहा हूं कि 23 मार्च 1940 को जो आज पाकिस्तान है, उस पाकिस्तान के शहर लाहौर में मुस्लिम लीग की अधिवेशन हुआ। और मुस्लिम लीग के अधिवेशन में वहां जो जिन्ना ने यह कहा कि जो सच्चे मुसलमान हैं वो हमारे साथ हैं, और जो नकली हैं वो कांग्रेस के साथ हैं, ये उसने कहा। तो यहां जो हमारे यहां लोग थे, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार होते हैं, जिन्हें अपने फटे कपड़े पे गर्व नहीं होता, जिन्हें अपनी टूटी साइकिल पे गर्व नहीं होता,
वो बड़ी गाड़ी खरीदने से अपने आप को बड़ा बनना चाहते हैं। इस इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स में कि 23 मार्च 1940 को लाहौर में जब सभा हुई मुस्लिम लीग की, तो उन्होंने अध्यक्ष चुनने के बाद जिन्ना को कहा, जिन्ना ने कहा कि साहब जितने नकली मुसलमान हैं वो कांग्रेस के पास हैं। इन्होंने तत्काल, इनको लगा अरे हमारे बारे में ये बात, इससे तो नुकसान होगा। तो झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। रांची से 100 किलोमीटर दूर एक जगह है जिसे रामगढ़ कहते हैं। आनन फानन में कांग्रेस का अधिवेशन रामगढ़ में बुलाया गया और 1940 में बिना कुछ देरी किए हुए वो जिन्ना का डायलॉग इनको इतने कॉम्प्लेक्स में ले आया कि कहीं हमारे ऊपर दाग ना लग जाए, और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष चुना। और वो अध्यक्ष का पद 2 साल के लिए होता है, लेकिन इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स इतना था कि कहीं कोई हमारे दामन पे मुसलमान विरोधी होने का दाग न लगाएं। तो 6 साल तक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहे। अब क्योंकि बात आगे बढ़ गई थी, अब जिन्ना पीछे चला गया था, अब गोरों ने कन्वे किया था। तो आप सोचिए कि मैंने शुरू में कहा खराब सब जगह होते हैं, कोई एक पार्टी का, एक संगठन का ठेका नहीं है। लेकिन मैं पहले दिन से यह मानता हूं कि उस पार्टी में किसने क्या किया ये एक अलग बात है, लेकिन उस पार्टी में उस दौर में ऐसे भी लोग थे जो वो काम करके गए उतनी विपरीत परिस्थितियों में, तो आज के हिंदुत्व से ज्यादा बड़ा काम करके गए। कांग्रेस पार्टी के चुनाव की घोषणा हुई 46 में कि यकायक कराना है, क्योंकि वो अंकल सैम कह गए हैं कि हम सत्ता का हस्तांतरण करेंगे। तो जब कांग्रेस पार्टी के चुनाव की घोषणा हुई कि नया अध्यक्ष चुनना है, क्योंकि पंडित जी हमारे पिताजी के कान में कह गए थे कि नेहरू को बनाना, तो नेहरू तो उस समय अध्यक्ष नहीं थे, मौलाना आजाद थे, उन्होंने इस्तीफा दिया और नए अध्यक्ष के चुनाव की घोषणा की गई। तो कांग्रेस पार्टी ने जो 3 नाम भेजे उसमें चचा का नाम ही नहीं था। थे राष्ट्रवादी के नहीं थे, वो जानते थे कि इनको बनाने से क्या होगा। उन्होंने अपनी शक्ति में जो वो कर सकते थे उन्होंने किया। वो कौन 3, 4, 10, 5 लोग थे जिन्होंने हमारे चचा का नाम ही नहीं दिया कि कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष पद पर वो लड़े। और जब नाम नहीं दिए तो पिताजी अपना लठ लेके गए और अपना जो उनका अंदाज है रोने धोने टाइप का सा, CWC की मीटिंग में कहा नेहरू मेरी पहली पसंद है। अब हमें ये नहीं पता था कि ये भी शौक है उन्हें, बाद में पता चला कि नेहरू उनकी कौन सी पसंद है। तो आप सोचिए कि CWC ने नाम दे दिया क्योंकि पहली पसंद थे, दूसरी तीसरी का भी पता चला नहीं है। तो सोचिए कि उस समय के कांग्रेस के लोगों ने नेहरू का नाम दोबारा भेज दिया कि नेहरू, पटेल और पट्टापी, पट्टाकी के साथ में 3 लोगों का नाम भेजा कि इनमें चुनाव होगा। और उसके बाद वोट डाले गए। तो देश में 15 प्रांतीय असेंबलीज थी, वहां से कांग्रेस पार्टी के वोट पड़े। अब इस घटना को पूरे फैक्ट पे जाइए तब आपको पता चलेगा कि अगर वो उधर भी थे तो उन्होंने बड़ा रिस्क लिया। 15 वोट पड़े, 2 वोट इनवैलिड हुए, 1 वोट आज की भाषा में, 2 वोट नोटा आज की भाषा में, 1 वोट पट्टाभी सीतारमन को मिला और बाकी बचे 12 के 12 वोट सरदार पटेल को मिले। ये तो सबको पता है, ये सबको पता है। सवाल ये है कि वो कितने बड़े राष्ट्रवादी थे कि पिताजी को पिताजी कहते रहे, लेकिन पिताजी के कहने पे वोट एक भी नहीं दिया, कि वो जानते थे कि ये क्या काम करेगा, इसलिए उनको नहीं जिताया। और ये हमारे दौर की बीमारी है कि जो लोग बहादुर लोग होते हैं, जो पुरुषार्थी होते हैं, जो अपनी लाइन अपने आप खींचते हैं, किसी दूसरे की लाइन पे चल करके बड़े नहीं बनते, उनके अंदर एक एटीट्यूड में यह आ जाता है कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लठिया लेकर के गए
और पटेल से कहा, नेहरू की हार मेरी हार है। और जो बहादुर लोग होते हैं, जो अपना जीवन अपने आप तय करते हैं, किसी को दिए हुए भीख से पदों से नहीं जीते हैं, उन लोगों का एटीट्यूड ऐसा होता है, और यह हर दौर में ऐसा हुआ है। गांधी जी का सम्मान करते थे, गांधी जी ने उस सम्मान को पूरी तरह से एक्सप्लॉइट किया, और जैसे ही पटेल से कहा कि नेहरू मेरी पली पसंद है, उन्होंने खट से पद छोड़ दिया। और वोट चोरी तो आज हुई है, वोट चोरी से देश का पहला प्रधानमंत्री बना है। जिसको एक भी वोट नहीं मिला वो अध्यक्ष बना, बाद में देश का प्रधानमंत्री बना। बताइए चोरी किसने की है? उनके वारिस कह रहे हैं? और हम चुप हैं। आज की तो हमको नहीं पता, ये तो तुम्हारे ही लिखा इतिहास है, तो बेचारे आरएसएस वालों ने नहीं लिखा है। ये तो विश्व हिंदू परिषद ने नहीं लिखा है, जो डॉक्यूमेंट 3 मूर्ति के अंदर रखे हुए हैं। तो कभी कभी आपको भीड़ से हट करके कुछ कहना की जरूरत पड़े तो डरिएगा मत कि आप अकेले हैं। आप नहीं भी रहेंगे, हो सकता है कि जीते जी आपको वो लोग न सुने और कहें कि क्या पागलपने की बात कर रहे हैं। लेकिन मेरा दावा है, न सरदार पटेल मेरे रिश्तेदार हैं, न सुभाष मेरे रिश्तेदार हैं, न सावरकर मेरे रिश्तेदार हैं। कोई सभा नहीं है मैं इनके बारे में नहीं बोलता हूं। अगर आपने अपने समय में अच्छा काम किया है, कोई न कोई माई का लाल 100 साल के बाद खड़ा होगा और आपको उठा करके इतना बड़ा बना देगा कि जो लोग सावरकर के नाम से डरते थे, जो कहते थे आई एम नॉट ए सावरकर, तुम्हारे मुंह से सावरकर का नाम भी खराब हो जाएगा। और वो कहता है आई एम नॉट ए सावरकर, गधे, तुम और तुम्हारे खानदान में 50 पुश्ते पैदा हो जाएं, सावरकर का एक क्षण और अंग नहीं बन सकते। इसलिए सावरकर को गाली दे करके वीर पूर्व माफी, वीर जने क्या क्या शब्द कह रहे हो, इसी में भी तथ्य छुपा हुआ है। इसलिए जो इधर हैं, जो राइट पे बैठते हैं, कहते हैं हम राइट विंगर हैं, जरा उन्हें भी ठीक होना चाहिए।